हेलो दोस्तों, LSR क्लासेस में आपका स्वागत है। ये कक्षा 10 का गणित यूपी बोर्ड का जो NCERT की बुक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप लोग कैसे होंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और हम जो है कि आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित तो यूपी बोर्ड की NCERT की अध्याय नंबर 1 का जो है कि वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर के बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, रियल नंबर के बारे में इससे पीछे वाली जितनी भी मैंने वीडियो बनाया है तो सबके बारे में हम बता दिए हैं। तो आज हम चलेंगे कि किताब में एक टॉपिक है सबसे पहले लेसन में, उसके बारे में। तो टॉपिक का नाम है क्या, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो हम इसका परिभाषा देख लेते हैं कि क्या है। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में हम जानेंगे। तो इसका परिभाषा देखते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है, इसमें दो शब्द आया है, भाज्य और अभाज्य। तो ये भाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसमें भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या के बारे में देखेंगे। देखेंगे क्या भाज्य संख्या के बारे में। जैसे कोई संख्या जो है, भाज्य संख्या के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम कोई ले लेते हैं, चार ले लिए। चार क्या है, कोई भाज्य संख्या है। तो चार जो है क्या है, एक से भी कटेगा, चार एक से भी कटेगा। चार जो है क्या है, दो से भी कटेगा। और चार जो है चार से भी कटेगा। चार जो है चार से भी कटेगा। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है कि जिसका गुणनखंड दो से अधिक होता है, दो से अधिक होता है। जैसे चार का गुणनखंड हम करेंगे तो एक गुणे दो गुणे क्या हो जाएगा, चार लिख सकते हैं। तो ये चार जो है एक से भी कटेगा, चार जो है कि दो से भी कटेगा, चार जो है चार से भी कटेगा। तो हम क्या करेंगे कि भाज्य संख्या वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या अन्य संख्या से कट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या में जैसे कि हम चार ले लिए, चार में हम एक से भाग देंगे तो चार एकम चार हो जाएगा। चार में हम दो से भाग देंगे तो ये कट के दो आ जाएगा। चार में हम चार से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। यानी ये संख्याएं जो है कि इसके जो है कि एक और चार के अलावा अन्य चार जो है एक और अपने आप के अलावा दो से भी कट रही है। तो इसलिए क्या है, ये भाज्य संख्या कहलाएगी। तो भाज्य संख्या, तो इसमें दिया भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो सही बात है। तो भाज्य संख्या के बारे में हम जान लिए। अब जानेंगे क्या अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। जैसे हम कोई संख्या ले ले रहे हैं, 7 ले ले रहे हैं। वे संख्याएं जो एक और अपने आप से कटे वो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो एक से और अपने आप से कटे, इसके अलावा और किसी अंक से न कटे, तो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे हम एक से इसमें भाग देंगे तो ये इससे कट जाएगा, एक सत्ते 7। अब हम 7 को 7 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। अब क्या 7 किसी और संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसलिए कि जो है अभाज्य संख्या एक से और अपने आप से कटती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब हम चलिए इस पे देखेंगे परिभाषा पे कि इसमें क्या दिया है।
प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को, तो हम देखेंगे, हम देखें भाज्य संख्या ले लेंगे कोई, जैसे 6 हम ले लिए भाज्य संख्या है, तो 6 का हम गुणनखंड करेंगे। तो जब हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो इसको हम 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 3 एक 9 3, तो हम 6 का क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3। तो यही चीज ये परिभाषा में बताया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी ये भाज्य संख्या है, इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लिखेंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। ठीक, तो यही चीज है, यानी अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसी को जो कि उसमें कहा गया। अब देखेंगे हम क्या संख्याओं के प्रकार के बारे में, यानी संख्या क्या क्या होती है। तो इसमें हम संख्या देख लेते हैं, संख्याओं के प्रकार के बारे में हम संख्या को देख लेते हैं। जैसे इसमें भाज्य संख्या दिया है, कंपोजिट नंबर जो है कि हम इसको बोलते हैं। तो भाज्य संख्या क्या है, वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे में हम दे दिया क्या, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो इनके क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, दूसरा आप देखेंगे हम अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या में। तब इसका हम क्या है, इसको देख लेते हैं। वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वो संख्या स्वयं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए 7 को लिए थे, तो 7 के जो है कि गुणनखंड 1 गुणे हम 7 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या। और जैसे हम 6 ले लिए, तो 6 का क्या होगा, 1 भी गुणनखंड होगा, 2 होगा गुणनखंड, 3 भी हो जाएगा गुणनखंड, और 6 भी गुणनखंड हो जाएगा। तो यानी इसके गुणनखंड जो है कितने, 1 2 3 4 हो गए, यानी 6 के गुणनखंड 4 हो गए। तो इसलिए क्या है, ये भाज्य संख्या कहलाएगी, ये भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक, तो संख्या कहेंगे। ठीक, तो अब आगे हम देखते हैं अभाज्य संख्या में जैसे क्या है, उदाहरण है इसका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, जो अभाज्य संख्या है। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। 6 एक क्या है, भाज्य संख्या है। 6 जो है कि कोई भाज्य संख्या है, मतलब हम ले रहे हैं। इसको हम 6 जो है, 6 को देख ले रहे हैं। 6 क्या है, भाज्य संख्या है। 6 जो है भाज्य संख्या है। तो अब हम आगे देखेंगे। तो 6 के जब गुणा करेंगे तो 2 गुणे 3 हम लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ दिया है 2 और 3 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 2 गुणे 3 हो गया। तो 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या, माने वे संख्या जो किसी से एक और अपने आप के अलावा और किसी से नहीं कटती है, वो कहलाएगी क्या, अभाज्य संख्या। तो ये हो गया। अब अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है, अभाज्य गुणनखंड के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे 2 उदाहरण दिया है, 24 और क्या दिया है, 36 दिया है। तो हम देखेंगे 24 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे हम। तो ये 24 है, 24 का हम अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 24 तो हम 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में। फिर 2 से काटेंगे 6 बार में। फिर 2 से काटेंगे 3 बार में। फिर कैसे काटेंगे, 3 से 1 बार में। ये क्या है, 24 का ये अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 24 को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24 बराबर, यहाँ पे 2 पे कई घात, 1 2 3, यानी 2 पर हम लिख देंगे 3 घात गुणे,
और 3 एक ही है तो 3 पे हम क्या लिखेंगे, एक घात। तो वही चीज़ दिया है, यानी 24 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको हम कैसे लिखना है ये हमने बता दिया। यानी 24 बराबर 2 पर 3 घात गुणे 3 पर 1 घात। अब हम देखेंगे 36 वाला, 36 को देखेंगे तो 36 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 36 का, तो 36 में हम 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 18 बार में। फिर 2 से काटेंगे हम तो कई बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। फिर कई से कटेंगे 3 से, 3 तिली के 9, फिर 3 एक 9 3। तो यहाँ पे जो है तो हम 36 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 2 बार है, 3 2 बार में है, तो 2 पर हम लिखेंगे 2 गुणे 3 पर भी हम क्या लिखेंगे 2। तो इसका जो है कि अभाज्य गुणनखंड ये हमने पता कर लिया। अब इसमें कुछ नोट्स है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घात के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घात के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, इसी को हम कहते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अब हम देखेंगे क्या, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हम देखेंगे। तो एचसीएफ और क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं। एचसीएफ को हिंदी में इसको हम कहते हैं महत्तम समाप्त वर्ग, यानी तो इसमें हम इसका बिंदु देखेंगे हम क्या है, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात ली जाती है। अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात ली जाती है। जैसे में हमको एचसीएफ और एलसीएम दिया है तो हमको निकालना है क्या एचसीएफ, यानी यहाँ पे हम लिख लिए क्या 24 बराबर लिखे हैं 2 पर 3 घात गुणे 3 पर क्या 1 घात, और जो 36 है तो 36 को जो हम लिखे हैं 36 बराबर है 2 पर 2 घात गुणे 3 पर 2 घात। तो इसमें से हमको क्या करना है, एचसीएफ अगर हमें निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में क्या करना है कि दोनों में से छोटी घात लेना है, यानी 2 पर 2 घात ले लेंगे गुणे, और छोटी घात 3 में क्या है 3 पर 1 घात ले लेंगे। ठीक, तो इसको हम लिख लेंगे 2 पर 2 घात का मतलब हो जाएगा 4 गुणे ये हो गया कितना 3, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 12। यानी इसका जो है कि एचसीएफ क्या है 12 हो जाएगा। तो इसमें दिया है क्या, हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये चीज दिया है 24 और 36 का दे रखा है। तो इसमें जो है, इसमें अब हम एचसीएफ हमारा क्या हो गया 12 हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे एचसीएफ क्या है, इस दोनों में से इसमें एचसीएफ में क्या करते हैं छोटी घात लेते हैं। तो छोटी घात में 2 में क्या है 2 है, 2 को हम ले लिया, यहाँ पे भी 2 लिया है, और 3 में जो है छोटी घात 3 पर 1 घात है तो हम 3 पे 1 घात को ले लेंगे, फिर इसका हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, यानी एचसीएफ हमारा कितना आ गया 12 आ गया। अब हम इसमें देखेंगे क्या एलसीएम देखेंगे, एलसीएम। तो हम इसमें अब एलसीएम देखेंगे। एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है, अब इसी का हम एलसीएम भी निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या करते हैं बड़ी घात लेते हैं, तो यानी 2 पर 3 घात वाला लेंगे, तो यानी 2 पर 3 घात गुणे 3 वाला में क्या है 3 पे 1 घात है, 3 पे 2 घात है, तो इसका बड़ी घात लेंगे। तो 3 पर हम क्या लेंगे 2, तो इसको हम जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 2 पर 3 घात का गुणा करेंगे तो इसका ये 8 हो जाएगा, 8 गुणे 3 पर 2 का मतलब हो जाएगा 9, 8 9 कितना हो जाएगा ये 72 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम जो है क्या आ जाएगा 72 हो गया। तो इसका जो है कि एलसीएम जो है यहाँ पे दे रखा है कितना है 72 है। तो अब कुछ याद रखने वाली जो है कि बात है इसके बारे में हम देखेंगे। तो याद रखने योग्य बातें को हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया है क्या, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो सही बात है कि अभाज्य संख्या एक और अपने आप से कटती है तो इसके 2 ही गुणनखंड होंगे, और अभाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं।
यानी भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। हाँ, तो भाज्य संख्या वे संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कटती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसलिए इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटी घात लेते हैं, और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ी घात लेते हैं। तो जैसे हमको इसमें से दोनों में से एचसीएफ लेना था, एचसीएफ निकालना था, तो इसमें हम छोटी घात को जो है कि लिए हैं। छोटी घात एचसीएफ में क्या करेंगे, छोटी घात लेंगे दोनों में से, तो जिसमें छोटी घात, तो एचसीएफ और एलसीएम में क्या करते हैं, इसमें से बड़ी घात और छोटी घात को लेते हैं। तो जैसे एचसीएफ में हम क्या करते हैं, छोटी घात लेते हैं, तो इन दोनों में छोटी घात कौन है, 2 है, 2 में छोटी घात वाला 2 है, और 3 में छोटी घात वाला 3⁴ है, तो इसको लिया। तो एचसीएफ हो गया। एलसीएम में क्या है, बड़ी घात लेते हैं, तो 2 पर 3 घात है और 3 पर 2 घात है, तो ये बड़ी घात वाला है, तो ये क्या है, एलसीएम है। तो हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का जो कि प्रयोग करते हैं, किस लिए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो इस किताब में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों अब इस पे हम क्या करेंगे, अध्याय 1.1 का जो भी उदाहरण है, तो हम देखेंगे क्या है, ये जो है ये एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। और इसके बाद जो है इस अध्याय 1.1 से पहले जितना भी उदाहरण है सबको हम एक एक करके हल करेंगे और आसान भाषा में समझाएंगे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। अगर कोई भी समझने में दिक्कत हो रही है तो उसमें आप कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कर सकते हैं, ताकि उसको और हम अच्छे तरीके से समझा सकें। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करिएगा।